ताजा टीवी के सागर मंथन कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सामयिक विषय पर और एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिनके बारे में हमारी उत्सुकता रहती है। अभी अभी दुर्गा पूजा का त्यौहार समाप्त हुआ है। दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार है। या यूँ कहें कि जिस जगह पर भी बंगाली रहते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में, वो दुर्गा पूजा के त्यौहार को बहुत ही शानदार तरीके से मनाते हैं। धार्मिक तरीके से मनाते हैं, उत्सव के रूप में भी मनाते हैं और एक परंपरागत रूप में भी मनाते हैं। बंगाल का त्यौहार है, बंगालियों का त्यौहार है और बंगाल में जो रहते हैं, चाहे वो गैर बंगाली भी क्यों न हो, वो भी इस पर्व में शरीक रहते हैं। दुर्गा पूजा अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, पूरे भारत के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए भी। वैसे देवी की पूजा, शक्ति की पूजा। लेकिन इसका एक और पक्ष है। वो पक्ष ये है कि इस दुर्गा पूजा में लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। करोड़ों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। बंगाल के जितने दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, वो दुर्गा पूजा का इंतज़ार करते हैं। कई लोगों का तो ऐसा कारोबार है कि पूरे वर्ष भर जितना कारोबार होता है उतना ही लगभग दुर्गा पूजा के समय हो जाता है, या कई बार तो उससे ज़्यादा दुर्गा पूजा में होता है। कई लोगों की दुकानदारी सिर्फ दुर्गा पूजा तक सीमित रहती है। हिंदुस्तान का ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो आकर के दुर्गा पूजा में कलकत्ते में अपनी नुमाइश नहीं लगाता हो, अपना बाजार नहीं लगाता हो। तो इस प्रकार दुर्गा पूजा का कितना बड़ा महत्व है ये आप समझ सकते हैं। इस बार दुर्गा पूजा के बारे में लोगों में बड़ी मायूसी छा गई थी। यहाँ डॉक्टरों का आरजी को लेकर के आंदोलन हुआ था, जिसकी वजह से वो आंदोलन इतना लंबा चला कि दुर्गा पूजा भी फीकी पड़ गई। लेकिन फिर दुर्गा पूजा के अंतिम कुछ दिनों में तैयारी के वापस बाजार में रौनक आई और लोगों को लगा कि नहीं, अब इतनी फीकी नहीं है। फिर भी दुर्गा पूजा में काफ़ी भीड़ देखी गई, लेकिन वो अंतिम चरण में, शुरू में उसका बाजार बड़ा ठंडा रहा। इसलिए आज हमने रखा विषय कि इस बार दुर्गा पूजा का कैसा रहा बाजार, कुल मिला के कैसा बाजार रहा, और उस पर हम बातचीत करेंगे। हमने और इससे कुछ आंकड़े हैं। पिछले साल में 2023 में 80,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था दुर्गा पूजा में। 80,000 करोड़ रुपए का 2023 में, और 2022 में ये आंकड़ा मात्र 72,000 करोड़ था। 2022 में नहीं, मैं गलत बोल गया, 2022 में मात्र 38,000 करोड़ था। इस प्रकार 2022 में शायद कोविड की वजह से, कोविड का असर था, 2023 में 80,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। इस बार का आंकड़ा हमें अभी तक हमको ऑफिशियल आंकड़ा मिला नहीं है, लेकिन हमको ये जरूर पता लगा कि बाजार शुरू में बहुत अच्छा नहीं था, खराब था, और बाद में धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी और कुल मिलाकर के काफ़ी अच्छा रहा बाजार। ऐसा फिर आज जो प्रतिभागी हैं वो बताएंगे आपको कि दुर्गा पूजा का बाजार। इसके लिए हमने स्टूडियो में 3 व्यक्तियों को आमंत्रित किया। इससे पहले भी इन तीनों व्यक्तियों को हम आपके यहाँ बुला चुके हैं कि तीनों का ही काम दुर्गा पूजा के समय पूजा के बाजार में काफ़ी निर्भर करता है। मैं आपसे पहले उनको रूबरू करूँ, आपसे उनकी पहले मुलाकात कराऊँ, आपसे इनका इंट्रोड्यूस करूँ, आपको परिचय कराऊँ। एकदम दाएं बैठे से कुंज बिहारी सिंघानिया, हिमालयन हॉलीडेज़ के नाम से ये ट्रैवलिंग एजेंट चलाते हैं। माने हिमालय, आपको काठमांडू जाना हो या और कहीं भी जाना हो पहाड़ों पर, तो ये सिंघानिया जी अपने हिमालय हॉलीडेज़ की तरफ से आपकी बुकिंग करते हैं। आने की, जाने की व्यवस्था, सब व्यवस्था करते हैं। ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा काम है इनका। दुर्गा पूजा पर इनकी डिपेंड करता है कि दुर्गा पूजा इनका बाजार कैसा रहा है। दुर्गा पूजा में लोग बाहर सबसे ज़्यादा जाते हैं और बाहर से कलकत्ते में भी सबसे ज़्यादा लोग आते हैं। तो कितना फुटफॉल बाहर गया, कितना फुटफॉल आया, इस पर डिपेंड करता है उनका मार्केट। उनके बगल में बैठे हैं मोहम्मद कासिम साहब। ये बागड़ी मार्केट सेंट्रल कलकत्ता ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट थे। इनका फैशन ज्वेलरी या आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बहुत बड़ा काम है। बहुत दुकानें हैं। मुख्य दुकान, इनकी बड़ी दुकान जो है वो बागड़ी मार्केट में, जो कलकत्ते का बहुत बड़ा मार्केट है। दुर्गा पूजा पर ज्वेलरी बहुत बिकती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी बिकती है, रियल ज्वेलरी भी बिकती है। और उसके बाद बैठे श्रीमती नीतू टाईवाला, इनकी भी इमामी मार्केट में दुकान है तराशा ज्वेलर्स के नाम से, जहाँ आर्टिफिशियल और रियल
दोनों ज्वेलरी रखते हैं, ये आर्टिफिशियल नहीं है, रियल ज्वेलरी है। ये कासिम साहब से का दूसरे काउंटर पार्टनर है, इनके पास रियल ज्वेलरी है जो सचमुच में 24 कैरेट ज्वेलरी थे, उनका काम है। और एक बुटीक का काम भी है, वो भी तराशा बुटीक के नाम से। ये तीनों व्यक्ति ऐसे हैं जिनका सीधा संपर्क दुर्गा पूजा के मार्केट से, दुर्गा पूजा के व्यापार से है, कारोबार से है। आइए हम सबसे पहले खबर लेते हैं श्री कुंज बिहारी सिंघानिया जी से, जिनके बारे में मैंने बताया कि हिमालयन हॉलीडेज़ के नाम से इनका ट्रैवलिंग का काम है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुंज बिहारी जी। हिमालय आपके दुर्गा पूजा के बाद में आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब बहुत बड़ी संख्या में लोग दुर्गा पूजा में बाहर जाते हैं, उनकी ट्रैवलिंग का इंतजाम करते हैं, उनकी टिकटें आप बेचते हैं, एक बड़ा कारोबार आपका होता है। इस बार कैसा रहा? इस बार आप तो कई वर्षों से इस काम में हैं, कई वर्षों को देखते हुए, आपके पुराने अनुभव को देखते हुए इस बार का दुर्गा पूजा का मार्केट ट्रैवलिंग के हिसाब से कैसा रहा, हम आपसे जानना चाहेंगे श्री कुंज बिहारी सिंघानिया। देखिए, शुरू में तो बड़ी उम्मीद थी कि व्यापार बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अब की बार प्रकृति ने हम लोगों को मार दिया। अभी अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही काफ़ी बारिश हो गई और बिहार, आप लोगों ने देखा होगा, सुना है कि बिहार में भी फ्लड आ गया और काठमांडू शहर में जो इतनी ऊंचाई में है वहाँ भी वाटर लॉगिंग हो गई, जिसके वजह से रास्ते सारे जाम हो गए, रास्ते ब्लॉक हो गए और हमारे बल्कि जो भी बुकिंग थी लगभग सारी कैंसिल हो गई हमारी बुकिंग। और ये अनफॉर्चुनेट हुआ ये लेकिन फिर भी थोड़ा व्यापार हमारा हुआ है, लेकिन उम्मीद से बहुत कम। हम एक दूसरा व्यापार भी, अल्टरनेट व्यापार भी शुरू किए हैं, वो है माउंट कैलाश का हिमालयन दर्शन, मतलब वो हवाई दर्शन। हवाई जहाज़ से हम लोग जो है नेपालगंज के थ्रू से यहाँ से लखनऊ से फ़्लाइट जाती है और वहाँ से हम लोग नेपालगंज ले जाते हैं और नेपालगंज से फ़्लाइट से वो माउंट कैलाश का हवाई दर्शन करते हैं। उसका हम लोगों को अच्छा अब की बार फुटफॉल मिला है और उम्मीद है इस व्यापार में हम लोगों को अच्छा आगे भविष्य दिखाई दे रहा है और उम्मीद करता हूँ कि ये काम आगे बढ़ेगा। और बस यही है अभी तो। नहीं, आपके इन कई सालों में जो अनुभव रहा वो कैसा था? जैसे कोविड में भी गड़बड़ हुआ, इसके पहले भी ये बाहर के जाने के लोगों की संख्या क्या बढ़ रही है? इस बार मान लीजिए फ्लड की वजह से हुआ, दुर्गा पूजा में ये जो डॉक्टर की वजह से नहीं हुआ आपका अफेक्टेड? हाँ, बताया ना, बुकिंग मेरे बहुत थी बारी। हाँ। बुकिंग काफ़ी थी, कम से कम 40-50 लाख की बुकिंग आई थी हमारी, लेकिन सारी बुकिंग जो है हमारी लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो गई ये फ्लड की वजह से। तो ये अनफॉर्चुनेट रहा। अब उम्मीद करता हूँ कि दिसंबर में वो जो बुकिंग आई है दोबारा री बुकिंग होगी। लोगों ने पैसा तो रिफ़ंड ले लिया है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि फिर बिज़नेस आएगा हमारा। लेकिन व्यापार जो है उस हिसाब से जो पिछले साल हम लोगों का हुआ था वैसा इस साल पूजा में नहीं हुआ है लेटेस्ट। नहीं, दुर्गा पूजा में इस बार आपका पहले जैसा नहीं हुआ। काठमांडू में और भी तो कहीं आप करते होंगे? मोस्टली हम नेपाली करते हैं, क्योंकि नेपाल के नाम से ही हमारा फेमस है जी। बाकी जगह छोटा मोटा हुआ है बिजनेस। बताया ना, वो अल्टरनेट जो हमारा जो कैलाश दर्शन है, कैलाश दर्शन, वो हुआ हमारा। ठीक बात है। श्री कुंज बिहारी सिंघानिया जिनका ट्रेवलिंग का काम है, उन्होंने बताया कि इस बार हमने सोचा था कि काफ़ी अच्छा काम होगा, टिकट बुकिंग भी बहुत सी हुई, लेकिन उसमें दो सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई। बंगाल में जो एजिटेशन हुआ आरजी कार को लेकर के, वो भी एक असर था, लेकिन उससे भी बड़ा असर उस वक्त असर हुआ जब काठमांडू वगैरह में बाढ़ आई, पानी भर गया वहाँ पर। तो जिन्होंने टिकट करवाई भी थी उन्होंने भी, बहुत लोगों ने कैंसिल कर दी, इसलिए बाजार का हुआ। फिर भी लास्ट तक कुछ थोड़ा मार्केट हुआ वहाँ पर, लेकिन उम्मीद से बहुत कम बाजार हुआ। उन्होंने बताया कि हमने एक नया कारोबार डेवलप किया है और वो है माउंट कैलाश दर्शन, यानी वो हवाई जहाज़ से पूरे माउंट कैलाश को, पूरी पहाड़ी स्थलों को, जो धार्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी सीनेरियो भी है वहाँ पर,
सीनिक ब्यूटी भी है, उसको लेकर के कार उसको शायद उतना सोचा नहीं था, फिर भी इनका कारोबार बहुत अच्छा रहा और उनको उम्मीद है अगले वर्ष शायद और ज़्यादा फुटफॉल होगा इस प्रकार से। उसमें एक बात और जोड़ना चाहेंगे हम। हाँ। कि अभी भारत के साथ चाइना के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो पहले माउंट कैलाश लेके जाते थे भाया काठमांडू चाइना जाते थे, लेकिन वो अभी चाइना गवर्नमेंट हम लोगों को अलाउ नहीं कर रहा है, जिसके कारण हम लोगों ने एक अल्टरनेट रूट निकाला है कि हवाई जहाज़ से ही उसको दर्शन करा दें। उसको दूरदर्शन भी बोलते हैं हम लोग और हवाई दर्शन भी बोलते हैं। ये काम अभी उसमें चाइना से परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हम अपनी टेरिटरी से ही, नेपाल की टेरिटरी से दिखाते हैं उसको। नेपाल से बहुत नज़दीक पड़ता है। उसमें आपको चाइना से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, उसके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। तो वो तो मानसरोवर तो मगर तो उस तरफ चाइना की तरफ में पड़ जाता है। नहीं, नेपाल से सटा हुआ है। हाँ। नेपाल से सटा हुआ है। नेपाल से बहुत नज़दीक पड़ता है। नज़दीक पड़ता है। नहीं, वो किसके परव्यू में आता है? चाइना के? चाइना की टेरिटरी में। अच्छा। लेकिन नेपाल के चूंकि नज़दीक है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं दूरदर्शन। लेकिन दर्शन काफ़ी अच्छा होता है उसमें। इसलिए उनको उम्मीद है कि शायद वो जो आपका कारोबार है माउंट कैलाश दर्शन, वो इस बार भी अच्छा हुआ और अगली बार शायद आपको उम्मीद है कि बहुत अच्छा होगा। अगली बार तो कोई जरूरी हर वर्ष बाढ़ आए, तो इस बार काठमांडू का भी अच्छा होगा और आपका माउंट कैलाश वाला भी अच्छा होगा, ऐसा हम लोग को उम्मीद है। इस प्रकार कुंज बिहारी सिंघानिया जी ने बताया कि ट्रैवलिंग का जो काम होता है, जिसमें पूजा में मैक्सिमम लोग बाहर जाते हैं, इस बार ठंडा रहा, जितना उम्मीद थी उससे काफ़ी कम रहा। तो आइए, इस प्रकार हमने कुंज बिहारी जी से एक लिया फर्स्ट हैंड रिपोर्ट ली दुर्गा पूजा बाजार की। इसके पश्चात हम मोहम्मद कासिम साहब से बात करेंगे, हमारे अन्य प्रतिभागियों से बात करेंगे। फिलहाल हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं पूजा बाजार कैसा रहा, और अभी ब्रेक में जाने के पहले से कुंज बिहारी सिंघानिया जो ट्रैवलिंग का बहुत बड़ा काम करते हैं, उन्होंने बताया कि इस बार उनका बाजार बहुत कम रहा, उम्मीद से बहुत कम रहा। उसका मुख्य कारण ये था कि काठमांडू में काफ़ी बाढ़ आई, बिहार में भी बाढ़ आई उस तरफ में, तो इसलिए दोनों वजह से जो फुटफॉल होना चाहिए था बहुत कम हुआ। बल्कि जिन लोगों ने टिकट करवाई भी थी उनको टिकट कैंसिल करनी पड़ी। इस प्रकार कुल मिलाकर के अच्छा नहीं है। लेकिन उनका कि माउंट जो कैलाश का जो दर्शन है, माउंट कैलाश दर्शन इन्होंने एक नया शुरू किया है, जो लखनऊ की तरफ से वो पूरा का पूरा दिखाते हैं। पूरा का पूरा जो हिमालय की श्रृंखला है, खासकर जो कैलाश पर्वत वगैरह, काफ़ी अच्छा फुटबॉल रहा। उम्मीद है कि अगले साल और भी अच्छा फुटबॉल रहेगा। इसलिए एक नया व्यापार उन्होंने ट्रैवलिंग के अंतर्गत शुरू किया है। आइए हम बात करते हैं मोहम्मद कासिम साहब से, जिनके बारे में मैंने बताया कि उनका आर्टिफिशियल ज्वेलरी यानी फैशन ज्वेलरी का बहुत बड़ा काम है। उनकी मार्केट में दुकान है, बागड़ी मार्केट में, और भी काफ़ी बड़ा कई जगह है उनका कारोबार। आइए उनसे बात करते हैं। कासिम साहब का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप कई बार पिछली बार भी आए हुए हैं, और काफ़ी हम आपको ये नहीं चाहते कि सिर्फ आप बागड़ी मार्केट का बताएं। बागड़ी मार्केट का तो कर है ही आपका, बाकी भी मार्केट जो है, बागड़ी मार्केट के बियॉन्ड भी जो है मार्केट्स हैं जिनके बारे में आपको खबर मिलती होगी व्यापारी के रूप में। हम चाहेंगे कि समस्त मार्केट के बारे में आप बताएं कि दुर्गा बाजार का बाजार क्या सोचा था, कैसा रहा, और क्या आपको उम्मीद है अगले वर्ष की। कासिम साहब। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करूंगा दिसंबर नेवर जी का, इन्होंने हमें मौका दिया, इस काबिल समझा। मैंने अपना कारोबार शुरू किया था बागड़ी मार्केट में 1973 में। वी आर डूइंग ओनली होलसेल बिजनेस, हमारा होलसेल का बिजनेस है, हमारा वहाँ रिटेल नहीं होता है। लेकिन हम रिटेल बिजनेस से भी जुड़े हैं। ऑल ओवर इंडिया में जहाँ से भी रिटेल का हमारे पास न्यूज़ आता है, हमारे कस्टमर आते हैं, और बहुत सारे चेन स्टोर्स हैं। जैसे आप रिलायंस स्मार्ट देखेंगे, स्टाइल बाजार है,
कॉस्मो बाजार है, ये सारी दुकानों में हमारे यहाँ से माल जाता है। हमारी ब्रांड सिटी गोल्ड है, जिसमें हम गारंटेड ज्वेलरी बेचते हैं, जो 6 महीने की गारंटी रहती है, अगर ख़राब हो जाए तो फ्री रिप्लेसमेंट होता है। मानिका ब्रांड से हमारा ऑनलाइन में बिजनेस है, फ्लिपकार्ट, अमेजन सब में आपको अवेलेबल है। अगर आप सिटी गोल्ड मारेंगे गूगल में तो आपको सारे मिलेगा। अब आते हैं मुद्दे की तरफ में। अभी हमारे रिस्पेक्टेड विशंबर नेवर जी ने जैसे बताया कि 2022 में कोरोना की वजह से थोड़ा बिजनेस कम हुआ था, अप्रोक्सीमेट 38,000 करोड़। उसके बाद 23 में 72,000 करोड़ तक हम लोग व्यापार का टारगेट अचीव किए थे। इस साल जितनी भी सियासी मारामारी हो, आरजी कार का मुद्दा हो, बारिश हो, लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारा रहा है 2023 से काफ़ी अच्छा, मोर देन 20-30% अच्छा बिजनेस हुआ। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये हमारा पूरा मार्केट का कैलकुलेशन है। मैं इमिटेशन ज्वेलरी वेस्ट बंगाल का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो मुझे सब रिपोर्ट आती रहती है। बिजनेस इस साल अच्छा रहा। पहले लोग बहुत डर गए थे बारिश के कारण, एजिटेशन के कारण, लेकिन कुछ दिन जो बारिश रुक गई, परमात्मा ने कृपा की और सबसे अच्छा बिजनेस रहा लास्ट वीक। ये महालय शुरू होने के बाद से बिजनेस बहुत अच्छा रहा और लोग जो रिटेल वाले हैं वो भी अपना काम कर पाए। लोगों को हमने हौसला भी दिया था कि आप माल का स्टॉक रखिए। लास्ट टाइम में जो भीड़ होती है तब माल खरीदने तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन जब आपको माल की ज़रूरत पड़ेगी तो आप माल दे नहीं पाएंगे। और ये रिपोर्ट हमारा जो था, ऑब्जर्वेशन जो था, बहुत अच्छा रहा और सारे दुकानदार सेटिस्फाइड है। उसके बाद एकादशी के बाद से लोग आते हैं रिपोर्ट देने के लिए, कैसा रहा बिजनेस, कैसा रहा। तो बहुत जगह से, आपको बंगाल की बात करें, हम बिहार की बात करें, बिहार में भी दुर्गा पूजा के सीज़न में अच्छा ही काम हुआ। ऐसी बात नहीं है, दुर्गा पूजा फेस्टिवल बंगाल का है, ये हर जगह मनाया जाता है। जैसे विशंबर जी ने बताया, दिल्ली में चित्तरंजन पार्क में बहुत बड़ा दुर्गा पूजा होता है। यहाँ तक कि कनाडा, इंग्लैंड, अमेरिका में भी दुर्गा पूजा का उत्सव होता है। उत्सव हम सब दिल से मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं और पूरे परिवार के साथ मनाते हैं। हमारी पश्चिम बंगाल सरकार इसके लिए हमें अलग से छुट्टियाँ भी काफ़ी अच्छी देती है, स्कूल भी बंद रहते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि होलसेल मार्केट टोटल डिपेंड करता है रिटेल पे। जब आपके पास माल रहेगा, स्टॉक रहेगा, नई वैरायटी आप एडजस्ट करेंगे, तब तो आप काम आगे कर पाएंगे। और मैं ये भी अपने रिटेल दुकानदारों से कहना चाहता हूँ कि आप हिम्मत ना हारें। अगर आप ये डरते हैं कि बाजार नहीं होगा, थोड़ा माल कम ले जाएं, तो इसमें कारोबार में सक्सेस नहीं मिलेगा। जिसके पास माल होता है वही जीतता है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। जय हिंद। मोहम्मद कासिम साहब ने कहा कि 2023 से बेहतर हुआ। पिछली बार तो क्राउड हुआ था कोविड वगैरह की वजह से, लेकिन इस बार 20 से 30% मार्केट हमारा ठीक रहा। उन्होंने कहा कि बारिश आई, एजिटेशन भी चला, इन सब के बावजूद उससे थोड़ा एक डर जरूर मन में हुआ, लेकिन उसके बावजूद हमारा मार्केट बहुत अच्छा रहा और महालय के बाद से तो काफ़ी बेहतरी की ओर मार्केट चला। उनका पश्चिम बंगाल में छुट्टियां भी काफ़ी होती है, पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट इंकरेज भी करती है दुकानदारों को, व्यापार को। तो पश्चिम बंगाल के अंदर में ज्वेलरी का बहुत अच्छा मार्केट है हमारे हुआ। लेकिन सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये उन्होंने बताई दुकानदारों को कि आपका माल का स्टॉक बहुत हमेशा अच्छा होना चाहिए, वरना क्या अंतिम में भीड़ आती है, उस वक्त आपका माल नहीं रहता है, तो उसका जो फ़ायदा उठाना है, सीजन का जो उत्सव का जो फ़ायदा होता है वो आपको नहीं मिल पाता। इसलिए हमेशा आपको मार्केट को अपडेट, आपका उसमें इतना माल होना चाहिए कि अंतिम भीड़ को भी आप निपटा सकें। वो कई बार कुछ लोग चुक जाते हैं, वो देखते हैं वे इस बार बाजार ठंडा रहा तो कौन ज़्यादा स्टॉक रखे, पैसा बिना मतलब खर्च हो जाएगा, लेकिन वही बड़ी गलती करते हैं। कई बार अंतिम चरण में लोग बड़ी भीड़ आती है और बड़े लोग आते हैं, उनको माल चाहिए, उनको उस वक्त नहीं मिल पाता है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है और पश्चिम बंगाल को कुल मिलाकर के हमारा बाजार अच्छा रहा। इस बार काफ़ी बेटर हुआ। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मार्केट है, सब खरीदते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्योंकि वो देखने में आर्टिफिशियल ज्वेलरी लगती है रियल ज्वेलरी से बेटर और सुरक्षित भी रहता है आदमी का, इसलिए लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी करते हैं। और आजकल तो कहीं मार्केट खुल जाए, कोई भी छोटा मार्केट, उसमें एक ज्वेलरी की दुकान तो जरूर मिलेगी है। हर मोहल्ले में एक ज्वेलरी, मिठाई की दुकान के साथ एक ज्वेलरी की दुकान मिलेगी। ये बंगाल में हर जगह, गांव कुछ में भी है। इस प्रकार हमने पूजा बाजार कैसा रहा, इसको कुछ बिहारी सिकानिया जो एक ट्रेवलिंग एजेंट है, और मोहम्मद कासिम साहब जिनका दुकान है, बाजार है और ज्वेलरी का काम, आर्टिफिशियल ज्वेलरी काम है,
उन दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी। इसके पश्चात हम बात करेंगे एक दुकानदार से, इनकी 2 दुकानें हैं, वो बताएंगे कि कैसा रहा मार्केट। तब तक के लिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं पूजा का बाजार कैसा रहा। और ब्रेक में जाने के पहले मोहम्मद कासिम साहब जिनका ज्वेलरी का बड़ा कारोबार है और बागड़ी मार्केट में दुकान है, और भी कई जगह उनका चेन है, कई जगह आउटलेट्स हैं, कई जगह दुकानें हैं, और बाकी जो मार्केट को सप्लाई भी करते हैं ज्वेलरी मार्केट, उन्होंने बताया किस प्रकार दुर्गा पूजा का बाजार इस बार संतोषजनक रहा, काफ़ी अच्छा रहा। आइए बात करते हैं नीतू टाईवाला से। नीतू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी 2 दुकानें हैं, एक आपके रियल ज्वेलरी की दुकान है आपके इमामी मार्केट में, उसका एक और जगह आपका दुकान है बुटीक की, एक कपड़े की दुकान है, एक ज्वेलरी की दुकान है। इनके ग्राहक अलग अलग हैं, अलग अलग उसकी वैरायटीज़ है, अलग अलग कारोबार का तरीका है। तो आपकी इन दोनों दुकानों में कैसी सेल रही? आपने जो उम्मीद की थी, आपने जो एक्सपेक्ट किया था, वैसी रही या उससे कम रही या उससे ज़्यादा रही? और बाकी जो वर्षों के साथ आप कैसे देखते हैं? इतने पिछले कई वर्षों से तो आप कारोबार में हैं, उनको देखते हुए क्या मूड था इस बार? जो पूजा के बाजार का मूड क्या था? नीतू जी नमस्कार। थैंक यू नेवर जी। ताज़ा टीवी वालों के दर्शकों को शुभ विजया। बाजार इस बार तो जैसे ऐसे रहा कि तराशा बुटीक और तराशा ज्वेलरी दोनों ही प्रोडक्शन अपना खुद का प्रोडक्शन है। तो तराशा बुटीक और तराशा ज्वेलरी का जहाँ तक सवाल आता है तो अपना ऑर्डर्स पूरा साल भर चलता है। उससे जैसे कासिम साहब ने कहा कि जिसके पास स्टॉक होता है और स्टॉक अगर पहले से उठाते हैं तो लास्ट में जब बाज़ार उठता है तो उसी का अच्छा होता है। जो स्टॉक डर के नहीं उठाता है उसके पास थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लास्ट मिनट आप शॉपिंग नहीं कर सकते। और कैलामिटीज़ का तो देखते आ रहे हैं कि एक बार कोविड हुआ, फिर इस बार बहुत ज़्यादा बरसात हुई, फिर आर्जिकर वाला प्रॉब्लम हुआ, तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों ने दुर्गा पूजा बॉयकॉट भी किया है। तो इनिशियली रिटेल मार्केट में तो पिकअप नहीं था, और लास्ट मिनट का जो 10 दिन में जो अचानक से भीड़ आई है, अचानक से पूजा का एक माहौल आते ही उनका एक फीलिंग्स आ जाती हैं कि पूजा है, तो फिर अपने लोगों के पास कपड़े नहीं हैं। उसके पहले तो एजिटेशन में ही लगा हुआ था पूरा कैलकाटा। तो लास्ट 10 डेज में बहुत अच्छा बाजार हुआ है रिटेल में। बाकी सारा जो इमामी मार्केट में बाकी सब लोग जो रिटेल करते हैं तो ऐसी उनसे खबर है। बट जहाँ तक तराशा बुटीक और तराशा ज्वेल्स का सवाल है तो प्रोडक्शन में होने की वजह से सारा साल ऑर्डर्स आ जाते हैं अब। और ऑर्डर का भी ऐसा है कि उसको बनाने में 1 महीना लग जाता है, किसी प्रोडक्शन को बनाने में 3 महीना लग जाता है। रियल स्टोन्स बोलो या फिर कारीगरी अगर कपड़े में बोलो तो उसका प्रोडक्शन करने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो आप ऑर्डर देते हैं। फ़र्क ये सिर्फ पड़ जाता है कि जब अभी मौसम जैसे ख़राब हो गया तो डाइंग में फ़र्क पड़ गया। आपको 10 दिन तक लास्ट डे भी अगर कोई ऑर्डर्स दे रहे हैं तो आप डाई नहीं करा पा रहे हैं, काफ़ी स्ट्रेन पड़ा है उस वजह से। और एजिटेशन के वजह से कारीगर लोग जो टाइम से पहुंच नहीं पाते, काफ़ी लोगों को गांव में ही रोका जा रहा था, बसेस रुक जा रही थी। तो जो लास्ट मिनट प्रोडक्शंस होती है, हमेशा देखा जाता है कि लास्ट मिनट्स में क्या है, थोड़ा आदमी का एक बूस्ट मिलता है। और जब पूरा सिटी ही डिप्रेशन में है तो एक काम करने के मूड्स भी कम हो जाते हैं, किसी का भी, नॉर्मल इंसान का भी। तो जब वो लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं तो फिर प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आती है। बट ओवरऑल ऐसे मैं नहीं बोलूँगी कि बुरा था बाज़ार। सारा एजिटेशन के जस्ट तुरंत बाद सडनली एक लोगों में एक अच्छी फीलिंग आने लगी और फिर लोग सोचे कि और कितना दिन नेगेटिव एक
एक एहसास होए, तो उसको सडनली, और बंगाल में तो एक पूजा का एक माहौल ही अलग हो जाता है। हाँ, थोड़ा कंस्ट्रेंट रहा, लोग बहुत बाहर नहीं गए, दूसरे पंडाल्स में नहीं गए, एक तो कॉम्प्लेक्सेस आने लगी हैं, तो अपने ही कॉम्प्लेक्स में पूजा होके, तो जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ज्वेलरी भी पहननी पड़ती है और कपड़े भी पहनने ही पड़ते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल इतना भी बुरा नहीं रहा, अच्छा ही रहा। जीतू टाईवाला जी से भी हमें ये रिपोर्ट मिल रही है कि उनका जो मार्केट है वो कुल मिला करके ठीक रहा। कुल मिला के इसलिए कि शुरू में अच्छा नहीं था, शुरू में लगा कि मार्केट गड़बड़ चल रहा है, और फिर जैसा होता है बाज़ार में लास्ट मिनट अंतिम क्षण में बहुत लोग आते हैं और वो उस मार्केट को बेहतरी का कहा जाता है। वो एक हर समय ऐसा ही होता है। शुरू में रिटेल मार्केट ख़राब रहा और मौसम भी ख़राब था, पानी की वजह से लोग बाजार नहीं कर सके, बाजार में बाधा पहुंची। बाद में फिर मौसम भी ठीक रहा। इस बार तो पूरा दुर्गा पूजा में और अभी तक आज तक बारिश हो रही है, ये इसकी वजह से। लेकिन इसने साबित कर दिया कि बारिश के वजह से कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता है, फिर भी लोग जाते हैं। जिसको खरीदना हो जाके ठीक खरीदेगा, वो खरीदने का एक अलग जुनून है लोगों के अंदर में, बहुत बड़ा जुनून है मार्केटिंग का। मैंने देखा मार्केट में पूजा के में भी लोग छाता लगा के भी खरीदे। चलो ये था अच्छा, और कुल मिला करके ठीक रहा, ख़राब नहीं रहा मार्केट इनका ज्वेलरी का। ये आप किसका आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, और दोनों बार बोल रहे हैं ओनली मेरा आर्टिफिशियल आपका रियल ज्वेलरी का है? हाँ, रियल ज्वेलरी का है। जी और हाँ। प्रोडक्शन का काम है तो ऑर्डर्स आ जाते हैं, पहले से ऑर्डर आ जाते हैं, उनको बनाने में 1 महीना 1.5 महीना लगता है। तो और फिर लोग भी जानते हैं ऑर्डर कि तो बहुत पहले आ जाते होंगे, बहुत कि- पहले आ जाता है। तो अपने रियल ज्वेलरी में इतना फर्क नहीं आता है। फर्क आता है जब इतना रेट उछालता है तो लोग सोचते हैं कि अभी थोड़ा, अभी जैसे ऑल टाइम हाई है, चाहे गोल्ड में हो चाहे सिल्वर में हो। लास्ट नाइट से तो बहुत ज़्यादा उछाल आया है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा लोग सोचते हैं कि शायद बाजार घटेगा तब हम लेंगे। पर हम लोग के साथ प्रॉब्लम, और एज अ रिटेलर प्रॉब्लम क्या होता है, अपने पास एडवांस आ जाता है, चाहे लाख हो चाहे 2 लाख हो, पर ज्वेलरी है 7-8 लाख की। तो इंस्टॉलमेंट में जब गोल्ड खरीदते हैं तो फिर हमें तो वो ऑर्डर मिला है, चाहे आप 70,000 में होगा और आज के दिन 80,000 रुपीज़ है, तो फिर आपको वो ऑर्डर कंप्लीट करना ही पड़ता है। तो वहाँ एक डिफरेंस आ जाता है, बट ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर का मेकअप हो जाता है ऐसा विद प्रोडक्शन। लेकिन ये ज्वेलरी मार्केट में तो इसकी डिजाइनिंग तो काफ़ी चेंज होती होगी कुछ। इस बार आपको लगा लोगों में एक टेस्ट चेंज हो रहा है ज्वेलरी के, जहाँ तक सवाल है? हाँ, जैसे अभी कुंदन का ज्वेलरी का थोड़ा ज़्यादा ही है, जबकि अगर कोई अच्छा कुंदन का ज्वेलरी बनाता है, कुंदन के ज्वेलरी में थोड़ा सा स्कोप है कि अंदर में क्या माल मटेरियल दिया। तो बट देन अगर एक अच्छा ज्वेलर है और अगर भरोसे लायक है तो वो हर स्टेज में उसको काउंट करके अपने क्लाइंट्स को देते हैं, ताकि उनका रेपुटेशन भी बना रहे। अभी तो जैसे ये ज्वेलरी कैलकाटा में भी बनने लगी है, कारीगर लोग बना, पहले नहीं तो सिर्फ आउट स्टेशन से प्रोक्योर होता था, स्पेशली फॉर दैट मैटर फैक्ट जयपुर से होता था। बट अभी कैलकाटा में भी बनने लगा है। तो एंड ज्वेलर्स अभी काफ़ी लाइक, एक तो टेस्टिंग हॉलमार्किंग सेंटर्स होने के वजह से टेस्टिंग्स होने लगी हैं, तो उससे क्या होता है कि आपको जेन्युइन गोल्ड देना ही पड़ेगा। एंड बाय एनी चांस वो अगर रिटर्न आया तो आपको उतने रिटर्न वैल्यूज़ भी देने पड़ेंगे। तो आप उसमें खेला नहीं खेल सकते। तो ये क्या प्रोडक्शन का काम है, तो आपको 2 महीना 4 महीना साल भर, किसी की शादी है तो साल भर पहले से प्लानिंग चल जाता है, तो चलता है। और आर्टिफिशियल का क्या, आपको इंस्टेंट मिल जाता है, ये नहीं मिला तो वो मिल जाएगा। पर अगर आपको रियल चाहिए और जो आपको चाहिए, आप 4 डिज़ाइन को मिला के भी एक डिज़ाइन बना सकते हैं। तो फिर उसके लिए तो आपको काउंटर पे आके अपना डिज़ाइन दे के, डिज़ाइनर्स लोग डिज़ाइन बनाते हैं और फिर वो प्रोडक्शन होता है। चाहे वो बुटीक्स में भी क्या होता है कि कुछ डिज़ाइंस हम प्रोड्यूस करते हैं, कुछ डिज़ाइंस हम दिखा देते हैं, कुछ डिज़ाइंस कस्टमर्स ही ले आते हैं कि मुझे हाथ इसका चाहिए तो गला इसका चाहिए, तो वो प्रोडक्शन में इजी हो जाता है। लेकिन एक बात आपसे और पूछनी थी कि जो बंगाल के जो आर्टिजन्स हैं, जो मिस्त्री हैं, काम करने वाले लोग, तो बाहर भी जाते हैं, बहुत सूरत वगैरह में भरे पड़े हैं। तो आपको यहाँ अवेलेबल हो जाते हैं सारे कारोबारी लोग, या आपको फिर उनको सूरत को भेजना पड़ता है?
नहीं, बेसिकली कारीगर तो बंगाल का ही पॉपुलर है, चाहे वो ज्वेलरी में हो, चाहे वो इसमें हो, एम्ब्रॉयडरीज में हो। कारीगरी तो बंगाल का ही है, बल्कि बंगाल के कारीगर आउट स्टेशन जाते हैं, चाहे वो सूरत जाएं, चाहे बॉम्बे जाएं, चाहे चेन्नई जाएं, कहीं भी है, बल्कि बंगाल के ही कारीगर्स 99% गए हुए हैं। तो हाँ, थोड़ा सा बल्कि एक्सपर्ट आर्टिसंस लोग बाहर चले जाते हैं ज़्यादा करके, क्योंकि उनको पैसे वहाँ ज़्यादा मिलते हैं, और जो फैमिली बाउंड है, थोड़े से भाई फैमिली भी देखना है, तो वो कलकत्ता में रह जाते हैं। तो बट देन अगर मेजॉरिटी बंगाल में है तो फिर हमें कारीगर बहुत अच्छे से मिल जाता है। वो जो नहीं आ पाते हैं, या फिर उनके घर में कैलामिटीज़ होती है, या उनके गांव में कैलामिटीज़ होती है, या उनके पंचायत में कैलामिटीज़ होती है, या बसेस रोके जाते हैं, तब उनको प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा प्रोडक्शन में ऐसा कोई बाधा नहीं आती है, बल्कि अच्छा ही है कलकत्ता में प्रोडक्शन। ज्वेलरी के हिसाब से भी कलकत्ता बंगाल का मार्केट अच्छा है। यहाँ के अच्छे आर्टिजन्स हैं, अच्छे यहाँ पर कारोबारी लोग हैं, अच्छे मिस्त्री हैं। ये भी एक बंगाल के लिए अच्छा है। और बंगाल से लोग बाहर भी आते हैं, बम्बई भी जाते हैं, बहुत बड़ी संख्या में सूरत में भी गए हैं, वहाँ जाके काम करते हैं लोग। ये अच्छी बात है। इस प्रकार हमने पूजा बाजार, इस बार का पूजा बाजार कैसा रहा, इस पर हमारे तीनों प्रतिभागियों से, कुंज बिहारी सिंघानिया जी, मोहम्मद कासिम साहब और श्रीमती नीतू टाइवाला से बात की। एक का काम ट्रैवलिंग का है, एक का आर्टिफिशियल ज्वेलरी का है, और एक का रियल ज्वेलरी और बुटीक का काम है। इस प्रकार काफ़ी बड़ा मार्केट हमारा हुआ। हम अभी अपने अगले दौर में कुछ और बिंदुओं पर बात करेंगे पूजा बाजार से संबंधित। फिलहाल समय हो गया ब्रेक का, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए सागर मंथन। सागर मंथन कार्यक्रम में फिर आपका स्वागत है। हम परिचर्चा कर रहे हैं पूजा का बाजार कैसा रहा, और अभी हमारे तीनों प्रतिभागियों ने, श्री कुंज बिहारी सिंघानिया, मोहम्मद कासिम साहब और श्रीमती नीतू टाइवाला ने अपने अपने कारोबार के बारे में और कुछ अपने कारोबार के अलावा भी पूजा बाजार के बारे में चर्चा की, उसकी समीक्षा की। अभी तक इतने वर्षों तक कैसा रहा, अब इस बार कैसा रहा और आगे कैसा होगा, इन तीनों पर बहुत सी बातें हुई। आइए हम कुछ अन्य बिंदुओं पर भी बातचीत करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कुंज बिहारी सिंघानिया से। कुंज बिहारी जी, पूजा बाजार के अंदर में ये बताइए हमें कि कलकत्ता में, बंगाल के अंदर में जो पूजा होती है, ये एक बहुत बड़े रूप में होती है। बंगाली यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि यहाँ की उद्योग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, व्यापार डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, और सरकार भी उदासीन है। तो पूजा बाजार पर तो इसका असर पड़ेगा सब चीज़ को लेकर के। तो आपको क्या लगता है बंगाल का व्यापारिक भविष्य, खासकर आपके ट्रेवलिंग के मामले में, कैसा होगा और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है? कुंज बिहारी जी। देखिए, बंगाली बाय नेचर भ्रमण करने वाले होते हैं, और भ्रमण जो है उनकी घुमक्कड़ खून के अंदर में है। घुमक्कड़ होते हैं। घुमक्कड़ होते हैं। घुमक्कड़ जाति है। भारतवर्ष की 2 ही जातियाँ घुमक्कड़ है। नंबर 1 बंगाल के बंगाली हैं, और नंबर 2 में गुजरात के गुजराती हैं। बंगाली जो हैं वो साल भर प्रोग्राम बनाते हैं अपना, मतलब दुर्गा पूजा का हो या गर्मी का हो, गर्मी की छुट्टियों का हो, तो ये अपना जो अपनी कमाई है, उस कमाई में से एक परसेंटेज वो घूमने फिरने में खर्च करते हैं, और उसका एक बजट बनाते रहते हैं, और कम से कम पैसे में भी वो दूर दूर तक घूम कर आ जाते हैं। चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे नेपाल हो, चाहे ट्रैकिंग का हो। अब की बात तो मेरा ट्रैकिंग में इतना नुकसान हुआ है, ट्रैकिंग के मेरे कम से कम 40-50 ग्रुप इन बाढ़ के वजह से जा नहीं पाए। क्योंकि ट्रैकिंग भी हम करवाते हैं यहाँ से। उनकी वो टिकटिंग जो है ट्रैकिंग की, क्योंकि यहाँ से जो है कलकत्ते से कोई एयरलाइंस बुकिंग करती नहीं है, तो वो हम अपने नेपाल के थ्रू से उनकी बुकिंग कराते हैं, जो यहाँ से लुकला जाते हैं। लुकला से वो फिर
फर्दर एवरेस्ट बेस कैंप तक जाते हैं, तो बेचारे अब की बार पूरा का पूरा ग्रुप हमको कैंसिल करना पड़ा। कैंसिल करने के बाद क्या होता है, उनके रिफ़ंड करने में हमको बड़ी दिक्कत होती है। वही इंडियन पैसे और नेपाली पैसे में उनको फिर उसको ट्रांसफ़र करके देने में हमको बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण है। और इसीलिए नेपाल जो है, हम उम्मीद करते हैं कि अगले जो आने वाला जो सीज़न है वो अच्छा जाएगा। दिसंबर का या फरवरी मार्च का सीज़न अच्छा जाएगा, ऐसा मेरे को उम्मीद है। एयरलाइंस का तो कलकत्ता से एयरलाइंस का सपोर्ट बिल्कुल नहीं है हम लोगों को, क्योंकि एयरलाइंस अभी आज ही हमको रिपोर्ट मिली है, नवंबर और दिसंबर के लिए जो एकमात्र एयरलाइंस एयर इंडिया थी वो भी उन्होंने हॉल्ट कर दिया। अभी कोई फ़्लाइट अभी जा नहीं रही है नवंबर दिसंबर की, पता नहीं क्या कारण है। और कलकत्ते से अभी काठमांडू जाने के लिए या नेपाल जाने के लिए आपको बाई रोड ही जाना पड़ेगा। एयर से कोई एयर कनेक्टिविटी है ही नहीं। या तो भाया दिल्ली जाइए और कोई दूसरा रूट नहीं है यहाँ से, या फिर आप यहाँ से सिलीगुड़ी जाइए, सिलीगुड़ी से नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर वहाँ से भद्रपुर से फ़्लाइट पकड़िए, या यहाँ से रक्सौल जाइए, रक्सौल से फ़्लाइट क्रॉस कर वहाँ से बाई रोड जाइए काठमांडू, विच इज़ वेरी बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है। जाने में लोग कतराते हैं। 6 घंटे का 8 घंटे का 10 घंटे का ड्राइव है। अब की बार तो रोड भी हमारे ब्लॉक हो गए, तो उसमें भी बहुत सारे पैसेंजर जो है हमको कैंसिल करना पड़ा, बाई रोड वाले जो पैसेंजर हैं। तो अब की बार ये दिक्कतें हम लोगों को सामना करना पड़ा। ट्रेवलिंग का जो काम है बंगाल में पहले से क्या बढ़ रहा है? ट्रेवलिंग एजेंसीज बढ़ रही हैं या कम हो रहा कारोबार है? कोई नई ट्रेवलिंग एजेंसीज तो कोई आ नहीं रहे, कुछ बड़े प्लेयर्स भी हैं इसके अंदर में। नहीं, ये उसका कारण क्या है, ये ऑनलाइन बुकिंग एक बहुत बड़ा कारण हो गया है। ऑनलाइन बुकिंग के वजह से लोग जो है सारी ट्रेन की बुकिंग, फ़्लाइट की बुकिंग सारी ऑनलाइन करा लेते हैं। यहाँ तक कि होटल की बुकिंग भी लोग ऑनलाइन करा लेते हैं। इसलिए ट्रैवलिंग एजेंसी का जो रोल है आस्ते आस्ते कम होता जा रहा है। आपको क्या लगता है प्रोस्पेक्ट, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है ट्रैवलिंग का? प्रोस्पेक्ट आपके ऊपर में है, आप कितना कर सकते हैं, कितने लोगों को सर्विस दे सकते हैं। अब सर्विस ओरिएंटेड रह गया सिर्फ, बाकी कोई चीज़ें रही नहीं इसके अंदर में। आप सर्विस जितना दे सकेंगे, क्लाइंट टू क्लाइंट सर्विस पर डिपेंड करता है। अगर हम सर्विस देते रहेंगे तो क्लाइंटल सेटिस्फेक्शन होता रहेगा, तो हमारा काम बढ़ता जाएगा। और जनरल बिजनेस जो है वो अब कम हो गया है। आपने एयर ट्रैफिक की बात की, लेकिन क्या रोड से भी आपका टूरिज्म डेवलप हो रहा है या ओनली एयर से ही हो रहा है? नहीं, रोड से भी हो रहा है। लेकिन रोड की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं है नेपाल की वहाँ से, और बहुत सुविधाजनक नहीं है। तो इसे लोग फ़्लाइट से जाना चाहता है, लेकिन फ़्लाइट का फेयर इतना ज़्यादा है कि साधारण जनता जो है वो बेचारे जा नहीं पाते हैं उसमें, और कनेक्टिविटी भी कम है यहाँ से। अभी जो नेपाल के अंदर में पॉलिटिकल चेंजेज हुए हैं उसका भी असर पड़ा इस पर? पॉलिटिकल का तो बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है। नेपाल के अंदर में अभी इतने ज़्यादा टर्मोइल होता है, पॉलिटिकल टर्मोइल है कि कभी कोई पार्टी आ जाती है, फिर कोई उनकी एक पॉलिसी आ जाती है, कोई प्रो इंडियन पॉलिसी आती है, कोई प्रो चाइनीज़ पॉलिसी आती है। अभी जो सरकार है वो कुछ प्रो चाइनीज़ है, जिसके वजह से इंडिया के साथ जो उनके जो तालमेल हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। तो टूरिस्ट लोग भी बहुत कंफर्टेबल नहीं होते हैं वहाँ पर। तो डिपेंड करता है इस पर, टाइम टू टाइम होता रहता है। चलिए कुछ बिहारी जी, आपने काफ़ी बातें बताई, सिर्फ ट्रैवलिंग और टूरिज़्म को लेकर नहीं, बाकी भी क्या सिचुएशन है उसके बारे में भी मालूम कि ट्रैवलिंग तो अल्टीमेट एक होता है, उसका सब चीज़ का असर पड़ता है ट्रैवलिंग पर। आज पैसा होता है, अनुकूल परिस्थितियाँ होती हैं, मौसम साथ देता है, तब जाके आदमी ट्रैवलिंग करता है। इसलिए इन तीनों चीज़ों का असर पड़ता है ट्रैवलिंग के अंदर में। आइए कौशल से हमसे बात करते हैं। साहब,
आप तो एक दुकान चलाते हैं, मार्केट है, काफ़ी बड़ी दुकान है आपकी वहाँ पर। टोटल मार्केट्स कागज़ जो व्यापार है बंगाल में इंडस्ट्री उतनी ग्रो नहीं कर पाई, लेकिन मार्केट बोलते बहुत बड़ा है। क्या लगता है आपको, ये मार्केट जो है सिर्फ पूजा तक कन्फाइन है या बाकी जगह भी मार्केट बहुत अच्छा रहता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इस सवाल की ज़रूरत हमारे व्यूवर्स को भी है। इसका एग्जांपल मैं इस तरह देना चाहूँगा कि एक क्लास में अगर 40 बच्चे पढ़ते हैं तो उसमें एक ही बच्चा फर्स्ट आता है, ये आप सब जानते हैं। जब आप काम दिल से करेंगे, नेक नियति से करेंगे, क्वालिटी मेंटेन करेंगे, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अभी हाल में देखिए, आपने बिजनेस के बारे में कहा, स्टाइल बाजार हमारे एक कंपनी है जिसमें हमारा माल जाता है। अब उसका आईपीओ आया था, मोर देन 4 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ आईपीओ। तो बिजनेस बहुत अच्छा है, रिटेल बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन आपके अंदर जो खूबी है, जब हमारी कंपनी है, हम खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हमारे ब्रांड को, सिटीगल को, मानिकिया को, तो हमारे पास एक डिपार्टमेंट होता है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसमें हम आगे क्या लाने वाले हैं, अगले पूजा में क्या लाने वाले, आज से हमारा वर्कआउट चालू हो गया। हमें कस्टमर का डिमांड देखना पड़ता है। अगर आप पुराने चीज़ को, पुराने फैशन को लेके चलेंगे तो आपका बिजनेस में इतना तरक्की नहीं हो सकता है। पुराने फर्नीचर की दुकान आप देख लो, नए मॉल की दुकान देख लो, डिफरेंस आपको मिलेगा। आज हमारे टीनेजर है, जनरेशन गैप हो गया। इमिटेशन ज्वेलरी पहले के ज़माने में लोग खरीदते थे, गरीब लोग, ताकि सोना खरीदने का पैसा नहीं है। आज हमने इमिटेशन ज्वेलरी को डेवलप करके एक जगह पे लाया। आज हमारे पास एक ब्रांड है 1.5 मिलीग्राम गोल्ड प्लेटिंग, 1.5 ग्राम गोल्ड बोलते हैं। वो रिप्लेसमेंट ऑफ गोल्ड है। अगर आप किसी के यहाँ रख दें और वो कंप्यूटर में या चेक ना करे कसौटी पे, तो आपको सोना कोई बता ही नहीं सकता वो सोना है। 2-3 हेयर 5 हेयर के अंदर हम ऐसी वैरायटी प्रोवाइड करते हैं। टीनेजर के लिए रहा, अभी देखो पार्टी वियर होता है, टीनेजर वियर होता है। अभी टीनेजर में वेस्टर्न स्टाइल का क्यूट, डेलिकेट, नाइस, ये सब आइटम चल रही है। हमने अभी नया डेवलप किया एंटी टर्निश स्टेनलेस स्टील ज्वेलरी, जिसमें ब्रेसलेट है, इयरिंग्स भी है। ये कोरिया की आती है, इंपोर्ट होती है, चाइना की आती है। तो हमने यहाँ भी उसको डेवलप किया। रॉ मटेरियल यहाँ मंगाते हैं इंडिया में, और हम उसको अपने साइज से, यहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको मोल्ड करते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी ऐसी डेवलप रहती है। अभी हेयर एक्सेसरीज में बहुत सारी वैरायटी बन रही है। तो ये हमारा काम 12 महीना चलता रहता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। क्योंकि हमने किताब स्कूल में पढ़ी थी, उसमें लिखा था राइटर ने कि जब ज़माना बदले तुम भी बदल जाओ। आज मुझे बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ से मिलने का इत्तेफाक होता है। मिस्टर किशोर बियानी बिग ब्रदर के जो थे, उन्होंने मुझे बुलाया, उनके मैनेजर को बताया कि हो इस कासिम भाई, आई वांट टू मीट। हम वहाँ मिले, उन्होंने अच्छा आईटी पे हमको बुलाया। उन्होंने एक अपनी किताब लिखी है, इट हैपन इन इंडिया, वो ऑटोग्राफ करके मुझे दी, और उनको मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया था शॉप इन शॉप का। आज वो सक्सेस है। और यही मामला आज रिलायंस स्मार्ट बाजार जब उसको टेक ओवर किया, तो वो फिर मेरे से कॉन्टेक्ट करके मेरे साथ वो भी बिजनेस चल रहा है। परमात्मा की कृपा है। मैं अपने दर्शकों को सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग जो भी काम करें दिल से करें। और दुकान का मतलब ये नहीं होता है आप सुबह दुकान खोला, शाम तक जो कस्टमर आया बेचा, घर गया। दुकान बंद करने के बाद आपको रीफिलिंग करना है, क्या रिक्वायरमेंट है, आज के दौर में क्या चल रहा है, आप कितने पीछे हो, आप कितना आगे जा सकते हो, इस पर वर्कआउट करना है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होता है, आपको रिटेल मार्केट में जिस दिन आपकी ऑफ डे होती है, दूसरी मार्केट का सर्वे करना है, आपको होमवर्क करना है, तब आप आगे जाएंगे। और मैं खुद 2 बजे से जाता हूँ ऑफिस में बागरे मार्केट में, 2 से 7 तक। जो नया दुकान करना चाहते हैं उनको मैं कंसल्टिंग देता हूँ, कंसल्टेंसी करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। मैं चाहता हूँ हमारे व्यापारी वर्ग में और कारोबार बढ़े। अभी बहुत सारी बच्चियाँ जो पढ़ भी रही हैं ऑनलाइन बिजनेस में आ गई। लगभग मेरे पास 200-300 ऑनलाइन के बायर है, उनको मैं सलाह देता हूँ और सब आके सेटिस्फाई होते हैं। अंकल आई एम वेरी प्लीज, आपने जो बताया बहुत अच्छा बिजनेस मिला। अभी हाल में, अभी पूजा के टाइम में आप समझो जितने भी बैंकोट वगैरह है वहाँ सेल लगता है। कल हल्दीराम में एक सेल था, हल्दीराम अपना बालीगंज में, तो वहाँ भी 2-4 हमारे बायर थे, उन लोगों ने भी हमारा आइटम रखा था और बहुत सेटिस्फाई होके गए। अच्छा प्रोडक्शन, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट होता है, आप वेस्टर्न कल्चर के जो बच्चे हैं उनको आप अगर बंगाली कल्चर का या पुराना देसी कल्चर का ज्वेलरी देंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
तो आपको ये देखना है कि कौन से समाज में क्या रिक्वायरमेंट है। अभी एक 40 साल के कस्टमर आती है, मासी है, वो आप बोलोगे उसको टीनेजर वाला आइटम दिखाओगे तो वर्थलेस है ना, वेस्टिंग ऑफ टाइम है। रिक्वायरमेंट को भी आपको सर्च करना है। कस्टमर के साथ में आपको साइंस केमिस्ट्री भी यूज़ करनी पड़ती है। बॉडी लैंग्वेज कस्टमर का क्या है, उसकी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है, बजट क्या अलाउ करता है, बहुत सारी चीज़ें। अगर किसी को रिक्वायरमेंट होगा बागरी मार्केट आने से मैं आपको पूरा इसका शिक्षा दूंगा विदाउट कॉस्ट। जय हिंद। कासिम साहब ने भी कुछ टिप्स दिए लोगों को, दुकानदारों को भी टिप दिए और ग्राहकों को भी टिप दिए उन्होंने। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि कैसे ग्राहकों को और अच्छा माल मिल सकता है और दुकानदारों को, जो बाकी जो रिटेलर्स है, उनको भी कैसे, इसके भी टिप्स उन्होंने दिए। मोहम्मद, लोग आमतौर पर दुकानदार अपनी सीक्रेट बताता नहीं है, लेकिन उन्होंने बताई, ये बहुत बड़ी बात है। कासिम साहब ने बताया कि कैसे बाकी लोग भी अच्छा काम कर सकते हैं और ग्राहक को भी कैसे ग्राहक अच्छा माल खरीद सकते हैं, कम पैसे में कर सकते हैं, सुंदर सस्ता सुंदर टिकाऊ। आइए अब बात करते हैं नीतू टाइम वाला से। नीतू, ये आपको उपसंहार करना है, सारी बातें सुन ली आपने। आपका भी ये जो मामला है कि ये ऑनलाइन बुकिंग जो है, ये आपके जो बुटीक का काम है या ज्वेलरी, इसमें मेरे ख्याल से ऑनलाइन की ज़्यादा गुंजाइश होती नहीं होगी, ज़्यादा गुंजाइश, क्योंकि हर आदमी खुद देख करके माल खरीदना चाहता है। ऑनलाइन में तो एक पेटेंट दुकान है चीज़, भाई हमको ये माल भेज देना, और आपको दुकान में जब तक आदमी देखे नहीं, ज्वेलरी को समझे नहीं, उसे 10 तरह की बातें होती हैं, जो चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे रियल ज्वेलरी हो। मेरी जो थोड़ी बहुत नॉलेज है, और वही बात आपके इसमें भी लागू होती है बुटीक में, क्योंकि बुटीक में भी डिजाइन है, कपड़ा है, हर चीज़ को बहुत माने बहुत चीज़ को देखना पड़ता है, पारखी नज़र से आपको देखना पड़ता है, उसको बारीकी से देखना पड़ता है, जो ऑनलाइन में संभव नहीं है। तो आपका मार्केट इन सब को देखते, चूँकि आज का ऑनलाइन बिजनेस बढ़ रहा है, मॉल बढ़ रहे हैं, इनको देखते हुए। एंड थर्ड, आज जो मैं पूछना चाहता हूँ, आज तीनों प्रतिभागा, आप यू आर द ओनली लेडी, महिला है, महिलाओं का क्या प्रोस्पेक्ट हो रहा है अभी? आप तो काफ़ी साल से बाजार कर रही हैं, दुकान कराती हैं, और भी महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आ रही हैं, सब लाइन में आ रही हैं। क्या लगता है, बहुत संक्षेप में चाहता हूँ, क्योंकि हमारी आप उसको करके वाइंड अप करिएगा। राइट। जहाँ तक ऑनलाइन का सवाल है, ऑनलाइन में आपको एक स्टैंडर्ड एक चीज़ मिल जाती है, जो जैसे कासिम जी ने कहा कि हम लोग स्टडी करते हैं, फिर आगे जैसे जैसे उसका चेंजेस होता है हम लोग करते जाते हैं, तो वो आपको स्टैंडर्ड मिलता है। चाहे मैं नाम नहीं लेना चाहती, बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं, तो वो एक ही टाइप का, एक ही जो जनरली लोगों को पसंद आए एंड उनके पॉकेट फ्रेंडली भी होना चाहिए। तो उस हिसाब से जहाँ तक रियल ज्वेलरी या बुटीक का सवाल होता है, वहाँ कभी कभी आप लिमिट नहीं देख सकते, बिकॉज पहले तो गोल्ड का भी प्राइस ऊंचा है, फिर सिल्वर का प्राइस ऊंचा है, फिर फैब्रिक्स भी क्या है, बहुत कॉमन फैब्रिक्स नहीं यूज़ किया जाता है अपने प्रोडक्शन के टाइम में। लोग आएंगे हमारे पास क्यों? हमारे पास तभी आएंगे जब उनको कोई पर्सनलाइज्ड, कोई सिंगल पीस जो किसी ने नहीं बनाया हो। स्टाइल्स हाँ हो सकती हैं सेम, क्योंकि जब वो स्टाइल इन होता है, चाहे वो पेप्लम हो, चाहे अनारकलीज हो, चाहे कलीदार हो, चाहे प्लाजो हो, शरारा हो, गरारा हो, स्टाइल्स अलग हो सकती हैं, पर क्या है, जब उसके फैब्रिक्स चेंज हो जाते हैं और उसमें जो मटेरियल्स यूज़ करते हैं वो अगर चेंज हो जाता है तो अपने आप में वो एक अलग लगने लगता है। शादी ब्याह में आप कोई बड़े मॉल में जो लॉट ऑफ ब्रांडेड शोरूम्स हैं, आप एक जन, जैसे मैं बोलना नहीं चाहती कि एक मेरी बहुत अच्छी एक फ्रेंड थी, वो उसके काफ़ी ईगो भी है या जो भी है, तो वो पहन के आई तो मुझे इतनी सुंदर लगी, मैंने बोला बहुत सुंदर लग रही हो। सडनली मैं देखा 4-5 जन वो ही पहने हुए हैं, और 4-5 जन नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग 10 लोग वो ही कुर्ती पहने हुए थे। तो मैं तो देख के अनदेखा कर रही थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड को एम्बैरेसिंग लगेगा। तो ये सब क्या होता है ना, जब आप सिंगल पीस में जाते हैं तो आपको ये कभी भी एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग, ओ तुमने ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा बनाया, या ये अच्छा नहीं लग रहा है, वो भी हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन इज सिंगल पीस, वो नहीं अच्छा लगा, ऐसा भी हो सकता है। तो फिर हम भी समझते हैं कि वो कान के हिसाब से ये नहीं बैठा है, तो थोड़ा सा और ऐसे करना है। तो ऐसे करके प्रोडक्शन में क्या है, आप अकॉर्डिंग टू अ पर्सनस एज एंड अकॉर्डिंग टू पर्सनस स्टाइल आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं।
जहाँ तक लेडीज़ का सवाल है, दिया अभी तो एजुकेशन, एवरी गर्ल इज़ गोइंग थ्रू वेरी गुड एजुकेशन, तो बहुत स्कोप है। एंड अपने लोग तो जब किए थे तब बहुत स्ट्रगल डेज था, वेरी न्यू, तब एंटरप्रेन्योर्स थे हम लोग, तो वी कैन गाइड, यू नो। मेरे यहाँ भी बहुत लड़कियाँ लोग आती हैं जो फैशन स्कूल से आती हैं, तो आके काफ़ी कुछ पूछती हैं, तो मुझे थोड़ा सरप्राइजिंग भी लगता है व्हेन वी कैन गिव देम फर्स्ट हैंड नॉलेज अबाउट द कस्टमर, अबाउट द फैब्रिक्स। दिस सो मेनी टाइम्स उनको फैब्रिक्स नहीं पता होता है, बट ठीक है, इट्स ओके, लाइक ये पार्ट एंड पार्सल है, वो अपने आप सीख लेंगी। किंतु लड़कियों के लिए अब बहुत स्कोप है, दे आर एट पार विथ मेन, रादर आई विल से उनके प्रिविलेज भी ज़्यादा हैं। वी आर लकी, फ्रैंकली स्पीकिंग। अगर कोई बोले कि मैन एंड विमेन आर सेम, इट्स नॉट दैट, विमेन आर प्रिविलेज, सो वी आर वेरी लकी। थैंक यू सो मच। अभी पूजा बाजार कैसा रहा, इस मामले में हमने काफ़ी चर्चाएं की। पूजा बाजार पूरे बंगाल के इकोनॉमी उस पर निर्भर करती है, और ख़ासकर जो पारिवारिक लोग, मध्यम श्रेणी के लोग हैं, उनका तो सारा भरोसा ही इसी पूजा बाजार पर रहता है। लेकिन हमने अपनी चर्चा पूजा बाजार तक सीमित नहीं रखी, हमने बाजार का बृहद रूप भी सामने लिया। पूजा बाजार उसमें एक बड़ा बाजार है, एक बड़ी मार्केट है, बड़ा उसमें संभावना है, लेकिन वो अकेला आइसोलेटेड नहीं है, वो भी कई परिस्थितियों पर डिपेंड करता है, कई परिस्थिति पर डिपेंड करता है। इसलिए हमने अपने प्रतिभागियों से उससे अलग भी, उसे इतर भी सवाल किए, उनका जवाब उन्होंने दिया। हमारा मकसद है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता हैं, वो सारी बातों को समझें और अपने जीवन में अपनी जन्मी की प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपने जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए इस प्रकार चीज़ों से लाभ उठाएं, ताकि उनका कारोबार अच्छा हो। और हम बातचीत के जरिए, हम अपनी बहस के जरिए उन लोगों को इनलाइटन करने की चेष्टा करते हैं, उन पर रोशनी डालते हैं। हम बहुत आभारी हैं श्री कुंज बिहारी सिंघानिया के, मोहम्मद कासिम भाई के, श्रीमती नीतू टाईवाला के, जिन्होंने बेबाक, जैसे मैंने बताया कि आमतौर पर दुकानदार अपने जो सफलता है उसके टिप्स दूसरों को नहीं देता है, वो बांटता नहीं है कि मेरी दुकानदारी कहीं ख़राब नहीं हो जाए। लेकिन हमारे तीनों प्रतिभागियों ने अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस संबंधी चीज़ें बताई, उनके जो लाइक माइंडेड दूसरे व्यापारी हैं उनको भी कैसे मदद मिल सकती है, और कैसे ग्राहक जो हैं, कस्टमर हैं, चाहे वो ट्रैवलिंग एजेंट के क्लाइंट हों, चाहे वो दुकानदार हों, दुकानों के क्लाइंट हो, वो भी कैसे लाभ उठा सकते हैं, कुल मिला के मार्केट कैसे ठीक हो सकता है, इसके बारे में हमने चेष्टा की है। हम इन तीनों प्रतिभागियों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया, बहुत सी बातें बताई, बहुत सी सूचनाएं दी, बहुत सी नई बातें हमारे सामने रखी। हमारे दर्शक भी इस मामले में कोई राय रखते हों तो वो भी हमें लिख करके भेजें। हमारा पता है ताज़ा टीवी 37 शेक्सपियर सरनी, कलकत्ता 17। आप हमें ईमेल के जरिए भी बता सकते हैं। हमारा ईमेल का पता नोट कर लीजिए, response@taazatv.com। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे नए प्रतिभागियों के साथ और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार।